करीब 60 साल तक भारतीय वायुसेना की सेवा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेहद ताकतवर रहे विमान MiG-21 रिटायर हो रहे हैं। फाइटर जेट्स MiG-21 की कई स्क्वाड्रन ग्राउंडेड हो चुकी हैं और साल 2025 तक MiG-21 को पूरी तरह अलविदा कहने की प्लानिंग है। हाल ही में MiG-21 की राजस्थान में तैनात स्क्वाड्रन को ग्राउंडेड किया गया है। MiG-21 की जगह भारतीय वायुसेना के हल्के तेजस Mk-1 फाइटर जेट्स ले रहे हैं। तेजस का Mk-2 वर्जन भी जल्द ही आ सकता है। तेजस फाइटर जेट्स पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में थी। हालांकि फिल्म कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन आज का ये वीडियो ना तो तेजस के बारे में है और ना ही MiG-21 के बारे में। हालांकि इन दोनों फाइटर जेट्स के बिना ये वीडियो अधूरा भी रहेगा, इसलिए बीच बीच में MiG-21 और तेजस दोनों का ही जिक्र आता रहेगा। आप लोगों में से ज्यादातर को ये ही लगता होगा कि तेजस फाइटर जेट ही वो पहला फाइटर जेट है जो भारत ने बनाया है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेजस को बनाने से दशकों पहले भारत ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया था जो अपने जमाने का सबसे उन्नत फाइटर जेट था। ऐसा फाइटर जेट जिससे रूस और अमेरिका जैसे बेहद ताकतवर मुल्क भी जल रहे थे। साल 1961 में भारत एशिया का पहला देश बन गया था जिसने अपना खुद का फाइटर जेट बना लिया था, और इस जेट की तकनीक अमेरिका और रूस में उस वक्त बने फाइटर जेट्स से भी आगे की तकनीक थी। बस इस जेट में एक ही कमी थी जिसे पूरा करने की कोशिशें भारत की सरकार ने कभी की ही नहीं। वो कमियां क्या थीं वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के पहले फाइटर जेट की कहानी जान लीजिए। 1961 में भारत ने HAL मारुत फाइटर जेट तैयार कर लिया था। ये वो दौर था जब भारत बैलगाड़ी से आगे की सोच पर काम कर रहा था। बैलगाड़ी ही आवागमन के मुख्य साधनों में से एक थी और देश की माली हालत भी इतनी खराब थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत एक फाइटर जेट बना सकता है। लेकिन भारत ने वो करके दिखाया था, और ये संभव कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। भारत ने कैसे एक फाइटर जेट बना लिया जो दुनिया की सोच से भी ज्यादा एडवांस था, और इसे बनाने के लिए कितना खर्च आया, वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत का पहला फाइटर जेट बनाया था। इन सब सवालों के जवाब आपको डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। भारत के पहले फाइटर जेट का अभियान शुरू होता है दूसरे विश्व युद्ध के दौर में। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हम हर बात पुख्ता तरीके से कहते हैं और अपने वीडियो में कही गई हर बात के लिए रिसर्च भी करते हैं। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि भारत के पहले फाइटर जेट का सफर दुनिया के 4 महाद्वीपों में घूमा है। जर्मनी में एक बेहद टैलेंटेड एविएशन इंजीनियर हुए जिनका नाम था कर्ट टैंक। नाजी विचारधारा से जुड़े कर्ट टैंक ही वो शख्स थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का सबसे शानदार फाइटर जेट फोके-वुल्फ 190 डिजाइन किया था। जर्मनी को इस फाइटर जेट पर इतना भरोसा था कि ये विमान जर्मनी की बैकबोन बन चुका था। जर्मनी ने 20,000 फोके-वुल्फ 190 फाइटर जेट्स का निर्माण किया था। कर्ट टैंक ही वो शख्स थे जिन्होंने फोके-वुल्फ 200 कॉन्डोर पैसेंजर विमान भी डिजाइन किया था, जो हिटलर का निजी विमान भी था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी की हार हुई, हिटलर ने खुदकुशी कर ली और जीत हुई सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं की। इसके बाद वो दौर शुरू हुआ जो टॉप ब्रेन्स को किडनैप करने, उन्हें डराने धमकाने और किसी भी कीमत पर अपने पाले में करने का दौर था। सबसे ज्यादा डिमांड जर्मनी के इंजीनियर्स की ही थी और सभी देश चाहते थे कि जर्मन इंजीनियर्स उनके देश में आकर काम करें या उनकी कंपनियों के लिए काम करें। उस दौर के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी विजयी होने वाले देशों के कारनामों का पता लगता है। उन सभी देशों की मंशा थी कि जर्मनी के इंजीनियर्स को अपने देश में ले आएं ताकि उनके तेज दिमाग के चलते तकनीक में दूसरे देशों से आगे निकल जाएं। इस दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाया। ये ऑपरेशन क्या था वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत 1600 जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अमेरिका जबरन अपने देश ले गया और उन्हें अमेरिका के लिए काम करने पर मजबूर किया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने भी अपने मन मुताबिक जर्मन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को अगवा किया।
अगवा शब्द इसलिए क्योंकि ज्यादातर को बंदूक के बल पर ही दूसरे देश ले जाया गया। जो जर्मन इंजीनियर्स उन देशों के साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्हें रातों रात जर्मनी छोड़ना पड़ा। ज्यादातर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट स्पेन और अर्जेंटीना जैसे देशों में पनाह लेने पहुंचे, जो नाजी विचारधारा के समर्थक देश थे। कुछ इंजीनियर और साइंटिस्ट ने इजिप्ट यानी मिस्र का भी रुख किया। कर्ट टैंक भी वो शख्स थे जिन्हें अमेरिका ने हाउस अरेस्ट किया था, लेकिन वो किसी तरह अर्जेंटीना के जासूसों की मदद से नकली पासपोर्ट के साथ जर्मनी से अर्जेंटीना पहुंच गए। कर्ट टैंक की ही तरह 60 और जर्मन इंजीनियर्स भी अर्जेंटीना पहुंचे और अर्जेंटीना के पहले फाइटर जेट पर काम शुरू किया। टैंक ने एक बेहद शानदार फाइटर जेट डिजाइन किया और इसका प्रोटोटाइप तैयार किया। हालांकि जब इस फाइटर जेट का काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था, तब 1955 में अर्जेंटीना में मिलिट्री विद्रोह हुआ और सरकार गिर गई। नए डिक्टेटर ने टैंक और उनकी टीम को हरास करना शुरू किया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए उनके देश में घुसने के आरोप लगाकर टैंक को हाउस अरेस्ट कर लिया। तब कर्ट टैंक दोबारा भागने पर मजबूर हुए और इस बार उन्होंने जो मुल्क चुना वो था हिंदुस्तान। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर्ट टैंक के ऑफर को स्वीकार किया। अब कर्ट टैंक की टीम 2 भागों में बट गई। एक टीम जिसमें 17 लोग थे, वो टैंक के साथ भारत रवाना हुई, जबकि उनके बाकी सहयोगी अमेरिका पहुंचने के लिए रवाना हुए। हालांकि भारत में टैंक को फंड्स मिलने में देरी हुई और उन्होंने करीब 1 साल मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर डायरेक्टर काम किया। उनके एक स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, जो आगे चलकर महान वैज्ञानिक और भारत देश के राष्ट्रपति भी बने। साल 1956 में मारुत प्रोजेक्ट को सरकार ने अप्रूव किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में स्पीच दी, जिसमें अपना खुद का फाइटर जेट बनाने की बात कही। अब भारत के पास एक कंपनी थी जिसे फाइटर जेट्स और विमान बनाने के लिए बनाया गया था। बेंगलुरु में कंपनी के पास बड़ी जगह थी जहां जेट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं था तो वो था तकनीक और डिजाइनर्स जो विमान डिजाइन कर सके। ऐसे इंजीनियर्स नहीं थे जो विमान को तैयार कर सके। अब तक HAL ने सिर्फ एक ट्रेनर विमान ही बनाया था, जो बेहद बेसिक विमान था, जिसका नाम था HT-2 ट्रेनर विमान। और भारतीय एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट मारुत से जो अपेक्षाएं रखी थी वो ऐसी थी जो उस वक्त के किसी भी फाइटर जेट में नहीं थी। ये अपेक्षाएं थी कि फाइटर जेट ऐसा हो जो हवा से हवा की लड़ाई में सक्षम हो और ग्राउंड अटैक में भी उतनी ही महारत रखता हो, जिसकी रफ्तार मैक 2 स्पीड यानी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जिसकी सीलिंग 60,000 फीट हो और जो 800 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भरने में सक्षम हो। ऐसा फाइटर जेट हो जो हर मौसम में काम कर सके और जो भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर भी तैनात हो सके। ये ऐसी डिमांड्स थी जो उस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स में भी नहीं थी। 1956 में कर्ट टैंक ने नए फाइटर जेट पर काम शुरू किया, लेकिन इसे बनाने में शुरुआती अड़चनें ही ढेरों की संख्या में थीं। उस वक्त HAL के पास ना तो प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए जगह थी और ना ही इक्विपमेंट्स टेस्ट करने की कोई फैसिलिटी, यहाँ तक कि हैंगर भी मौजूद नहीं था। और इन सब से ऊपर कंपनी के पास अपना कोई रनवे तक नहीं था। प्रोजेक्ट मारुत का पहला साल तो विमान के बजाय HAL में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर ही खर्च हुआ और फाइटर जेट पर काम 1957 में ही शुरू हो सका। पहली बार इस विमान को मारुत नाम 1957 में ही दिया गया। 2 साल के अंदर ही टैंक और उनकी टीम ने फुल स्केल ग्लाइडर मॉकअप तैयार कर लिया। ये लकड़ी से बनाया गया था और इसे डकोटा विमान के जरिए हवा में उड़ाकर इसके एरोडायनेमिक्स की टेस्टिंग की गई, जिसमें ये विमान थोड़े बहुत बदलाव के साथ सफल रहा। 1960 में विमान बन रहा था और असेंबली लाइन शुरू हो चुकी थी। 1961 में मारुत विमान बनकर तैयार हुआ और विंग कमांडर सुरंजन दास इसके पहले टेस्ट पायलट बने। कई टेस्ट फ्लाइट्स और कई टेस्ट्स के बाद बदलाव भी हुए और 1962 में मारुत विमान पूरी तरह बनकर फाइनली तैयार हो गया। ये भारत का पहला इंडिजीनियसली मेड फाइटर जेट था। ये विमान अपने दौर के अमेरिकी स्टारलाइट और रशियन MiG-21 से भी बेहतर था।
इसके सेफ्टी फीचर लाजवाब थे, जैसे एक इंजन फेल होने के बाद दूसरा इंजन काम करता रहता था। इसमें 30 mm राउंड फायर करने वाली 4 तोपें लगी थीं, जो 1400 राउंड प्रति मिनट तक फायर करने में सक्षम थीं। इसमें 4 अनगाइडेड रॉकेट लगे थे और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक या फिर 1800 किलो अतिरिक्त बम ले जाने के लिए भी मारुत को डिजाइन किया गया था। मारुत 66 लाख रुपए में बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस विमान में एक बेसिक कमी थी, और वो क्या थी वो भी जान लीजिए। उस दौर में यह विमान सबसे सस्ता विमान था, सुखोई 7 और मिग-21 से भी सस्ता। मारुत फाइटर जेट को माक 2 स्पीड पर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जो कमी थी वो ये कि ये माक 1 की स्पीड तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। समस्या मारुत विमान के डिजाइन में नहीं थी, बल्कि समस्या इसके इंजन में थी। मारुत में ब्रिटिश इंजन ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस 12 लगाए जाने थे, जो उस वक्त बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे। इसलिए मारुत विमान में पुराने ऑर्फियस 703 इंजन ही इस्तेमाल किए गए, जो 44% कम पावर जनरेट करते थे। हालांकि कुछ ऐसा घटा कि नाटो देशों ने वो फाइटर जेट ही रद्द कर दिया जिसके लिए वो इंजन डेवलप किया जा रहा था, ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस 12 इंजन। इस इंजन को बना रही कंपनी ने भारत से इंजन डेवलप करने में लगने वाले 1.5 मिलियन पाउंड फीस की मांग की, ताकि इंजन को बनाया जा सके और उसे भारत को सौंपा जा सके। लेकिन तब की सरकार को यह सौदा बेहद महंगा लग रहा था। हालांकि ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जब इस रकम को फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा रहा था तो एक मारुत की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब पड़ रही थी, जबकि दुनिया में 1 करोड़ से भी कम कीमत के विमान बाजार में उपलब्ध थे। तब की सरकारों ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि $1.5 मिलियन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आगे चलकर तकनीक भारत के बेहद काम आएगी। उस वक्त विजन की थोड़ी कमी की वजह से इंजन डेवलप करने का सौदा परवान नहीं चढ़ सका और मारुत के लिए एक नए इंजन की खोज शुरू हुई। इसमें सोवियत संघ ने RD9 इंजन भारत को देने की पेशकश की। ये इंजन जरूरतों के मुताबिक था, लेकिन इंजन को मारुत में लगाने के लिए जेट में कई बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ती, इसलिए ये इंजन भी मारुत के काम नहीं आ सका। एक समस्या और थी कि सोवियत संघ के इंजीनियर मैक 1.5 तक की स्पीड से ज्यादा के लिए तैयार नहीं थे और भारत मैक 2 स्पीड से कम पर तैयार नहीं था। इसका एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान के पास मैक 2 स्पीड वाले अमेरिकी स्टार फाइटर जेट पहले ही पहुंच चुके थे। इसके बाद फ्रांस ने भारत को अपना ATAR-9 इंजन देने की पेशकश की, जो दसॉल्ट मिराज विमानों में इस्तेमाल हो रहा था और जो मारुत फाइटर जेट की जरूरत से भी 60% ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम था। लेकिन इस इंजन में भारत की सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इधर मिस्र अपना खुद का फाइटर जेट डेवलप करने में जुटा हुआ था। इजिप्ट में जो टीम फाइटर जेट बना रही थी वो भी जर्मनी की ही टीम थी। ऐसे में दोनों जर्मन इंजीनियरों की मीटिंग भारत में हुई और इंजन डेवलप करने की कीमत बांटकर इंजन बनाने के लिए सहमति बनी। सहमति ये भी बनी कि भारत की तरफ से 2 टेस्ट पायलट भी इजिप्ट भेजे जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट के पास कोई टेस्ट पायलट थे ही नहीं। 1966 में मारुत को टेस्ट पायलट्स और 30 सदस्यों की टीम के साथ मिस्र भेजा गया। मारुत में इजिप्ट में बना इंजन लगाया गया और 100 सफल टेस्ट फ्लाइट्स पूरी की गई, लेकिन तभी इजराइल और उसके पड़ोसी देशों में युद्ध छिड़ गया। मिस्र के विमानों को इजराइल ने जमीन पर ही नष्ट कर दिया। इसमें एक वो विमान भी नष्ट हुआ जिससे इंजन टेस्ट किए जा रहे थे। इस हमले में मारुत और भारत से गई टीम की जान बाल बाल बची और हमले के तुरंत बाद पूरी टीम भारत वापस लौट आई, मारुत को इजिप्ट में ही छोड़कर। इस युद्ध के बाद इजिप्ट ने भी फाइटर जेट और इंजन डेवलप करने का इरादा छोड़ दिया। भारत सरकार ने न तो उस इंजन और न ही इंजन बनाने वाली टीम को भारत लाने की कोई कोशिश की। इससे इंजन तो नहीं ही मिला, बल्कि इंजन डेवलप करने में वक्त और पैसा भी खराब हुआ। 1962 में अपनी कृषि नीतियों के चलते चीन में विरोध झेल रहे माओ जेडोंग ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में भारत की हार हुई। इससे पहले ही 1961 में भारत मिग-21 विमानों की तरफ झुकाव स्पष्ट कर रहा था और 1965 से पहले ही भारत में मिग-21 फाइटर जेट्स पहुंच गए। इसके साथ ही सुखोई 7 फाइटर जेट्स भी भारत ने सोवियत संघ से खरीदे।
ये दो विमान मिलकर एक मारुत की कमी पूरी कर रहे थे। मिग 21 एक इंटरसेप्टर था, जबकि सुखोई 7 ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता था। इन जेट्स के भारत आने से मारुत में बचा खुचा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। नेताओं ने मारुत पर दोबारा काम करने का विचार ही त्याग दिया। 1967 में मारुत को जैसी हालत थी और जैसा इंजन था, उसी के साथ एयरफोर्स को सौंप दिया गया। हालांकि इसका युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद का टैंक भी वापस जर्मनी लौट गई। हालांकि 1971 के युद्ध में मारुत ने बेहद पुराने इंजन के साथ ही कमाल किया। उसने दुश्मन देश पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कामयाबी हासिल की। यहां तक कि मारुत जेट से पाकिस्तान का एक F-86 साबरे जेट भी मार गिराया गया। इस युद्ध में कोई भी मारुत जेट हवा से हवा की जंग में तबाह नहीं हुआ। 1971 में जिस लड़ाई पर बॉर्डर फिल्म बनी, उस लड़ाई में मारुत फाइटर जेट्स ने ही पाकिस्तान के टैंक तबाह किए थे। इसके बाद मारुत का उन्नत वर्जन तैयार करने के लिए कई प्रपोजल आए। यहाँ तक कि कर्ट टैंक ने भी रॉल्स रॉयस RB199 इंजन के साथ नया मारुत डेवलप करने के लिए भारत सरकार से बात की, पर इस बात पर कोई काम नहीं किया गया और पूरे प्रोजेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया गया। बाद में इस इंजन को भी भारत को देने से इनकार कर दिया गया, इस डर से कि भारत पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा उन्नत फाइटर जेट का निर्माण न कर ले। भारत 1959 से ही फाइटर जेट इंजन बनाने पर भी काम कर रहा था। 1970 में भारत ने नया इंजन बनाया जो 25% ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम था। इस इंजन की टेस्ट फ्लाइट के दौरान टेस्ट पायलट सुरंजन दास की कैनोपी फेल हो गई और भयानक एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद इंजन पर कोई भी काम करना बंद कर दिया गया, वो भी तब जब हादसे में इंजन की वजह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। 1982 में मारुत फाइटर जेट को सर्विस से बाहर कर दिया गया और ना तो मारुत के उन्नत वर्जन और ना ही उन्नत इंजन पर कोई काम किया गया। 1980 के दशक के अंत में जब भारत ने नया फाइटर जेट तेजस विकसित करने का निर्णय लिया, तब तक मारुत से तैयार की गई असेंबली लाइन ठप हो चुकी थी। डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की कला खो चुकी थी और भारत, जो कि आजादी के कुछ साल बाद ही सुपर पावर बन सकता था, वो अब तक भी सुपर पावर नहीं बन पाया है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1.5 मिलियन पाउंड बचाने के चक्कर में भारत अपना भविष्य अंधकार में कर बैठा और कभी रूस के MiG-21 और सुखोई, तो कभी फ्रांस के मिराज और कभी ब्रिटिश जगुआर फाइटर जेट्स के सहारे चलता रहा। अब भी तेजस से ज्यादा भारत को फ्रांस के राफेल पर भरोसा है। एक छोटा सा बिना विजन वाला डिसीजन भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। यहाँ ये भी बता दें कि भारत अपना फाइटर जेट इंजन अब तक नहीं बना सका है और तेजस में इस्तेमाल होने वाला इंजन भी अमेरिका की GE कंपनी का है।